कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं राम जय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 1101 स्वर्गीय 8वां सौर चक्र, संयुक्त अपराध और बचाव। सुनहरा सम्राट दिव्य शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था, क्योंकि एक सुनहरी चमक खिल उठी। इस भूमि पर एक रहस्यमय फिर भी असीम आभा के साथ चमक रही थी, जो बाहर निकल गई। अवर्णनीय दबाव ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया, जिससे कई लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने गंभीर भावों के साथ सुनहरे सम्राट दिव्य शरीर को देखा। वे सुनहरे सूरज उगते हुए देख सकते थे, जिनमें आश्चर्यजनक शक्ति थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही सूरज उगा, उन्होंने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, क्योंकि एक लाल प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया, जबकि एक मूसलाधार अशुभ आभा को ले जा रहा था, क्योंकि इसने क्षेत्र को ढक लिया था। वह मुट्ठी आदिम अशुभ जानवरों के मुंह की त्वचा थी, जैसे कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाना चाहती हो। ध्रुवांत महान सौर अविनाशी शरीर के सिर पर खड़ा था और उसकी आंखों में मुट्ठी का प्रक्षेपण प्रतिबिंबित हो रहा था। इसके तुरंत बाद बहने वाली अशुभ आभा ने उसके कपड़े फड़फड़ा दिए थे। ध्रुवांत की निगाहें गंभीर हो गईं। अवनीश ने व्यावहारिक रूप से इस हमले में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। प्रारंभिक चरण 9वीं श्रेणी सम्राट का उल्लेख नहीं, यहाँ तक कि शिखर 9वीं श्रेणी सम्राट को भी इस हमले से बचना होगा। एक घृणित साथी होने के बावजूद उसका हमला वास्तव में असाधारण था। अगर मैंने 9वीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र को नहीं छुआ होता, तो मेरे लिए इसका सामना करना वास्तव में परेशानी भरा होता। ध्रुवांत ने मुट्ठी को देखा और खुद से बुदबुदाया। लेकिन यह अफसोस की बात थी। ध्रुवांत ने एक विचित्र सील बनाई और उसके दिल के भीतर से एक गहरी चीख गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। 9 सौर ऊर्जा 8वें सौर को उजागर करना। बूम! 8 सुनहरे सूरज फट गए और सुनहरी धाराओं में बदल गए, महान सौर अविनाशी शरीर की हथेली पर इकट्ठा हो गए। 9 सौर ऊर्जा स्वर्गीय 8वां सौर चक्र। सुनहरी धारा सम्राट दिव्य शरीर की हथेली पर तेजी से संघनित हुई और एक सुनहरी चमक फैल गई, जो लगभग 100 फीट चौड़े सुनहरे पहिए में बन गई। सुनहरा पहिया एक कंपास की तरह दिखता था, जो जटिल रून्स से ढका हुआ था, जो प्राचीन दिखते थे, जैसे कि यह अनगिनत वर्षों से गुजरा हो। सुनहरा पहिया ऊपर उठा और ध्रुवांत के सामने एक ढाल की तरह मंडराया, जिसने उसकी रक्षा की। सुनहरे पहिए के पीछे खड़े होकर ध्रुवांत की अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गई और उसकी आंखों में कोई लहर नहीं थी, क्योंकि उसने मुट्ठी के प्रक्षेपण को देखा। अपना हाथ फैलाते हुए उसने धीरे से अपने सामने की दिशा में दबाया। बस! सुनहरा पहिया धीरे धीरे घूमा और रून्स ने एक चमक उत्सर्जित की और आसपास का स्थान विकृत होने लगा, जिससे यह टूटने के कगार पर आ गया। खुद को रहस्यमय बनाना बंद करो। जब अवनीश ने यह दृश्य देखा, तो वह भयावह रूप से मुस्कुराया। वह अत्यंत स्पष्ट था कि उसकी मुट्ठी की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। ध्रुवांत का उल्लेख नहीं, जो केवल एक अर्ध-9वीं श्रेणी सम्राट था, यहाँ तक कि एक शिखर 9वीं श्रेणी सम्राट भी इसका सामना करते हुए मर जाएगा। मरो! अवनीश चिल्लाया, क्योंकि मुट्ठी का प्रक्षेपण अनगिनत भयभीत निगाहों के नीचे मूसलाधार अशुभ आभा के साथ पार हो गया, एक लाल उल्कापिंड की तरह, और पहिए से टकरा गया। बूम! टकराव के क्षण में पूरा स्वर्ग और पृथ्वी एक संक्षिप्त क्षण के लिए जम गया था।
इससे पहले कि हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा शॉक वेव बाहर निकल गई, तुरंत एक असंख्य फुट दायरे में अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और जमीन पर गहरी खाइयां दिखाई देने लगीं। आकाश में हर कोई पीछे हट गया, इस डर से कि वे शॉक वेव में शामिल हो सकते हैं। अवनीश ने फैलती हुई लाल रोशनी को देखा और उसकी भयावह मुस्कान और भी भयावह हो गई। वह मूर्ख, क्या ध्रुवांत ने सोचा था कि वह मुझसे यह हमला ले सकता है? यह बस भोली सोच है। अब तुम्हें टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए, अवनीश भयावह रूप से मुस्कुराया। लेकिन जब वह बस मुस्कुराया तो उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि फैलती हुई लाल चमक उस क्षण अचानक जम गई। हिंसक शॉक वेव भी जम गई थी, जैसे कि समय रुक गया हो। क्या हो रहा है? न केवल अवनीश इस दृश्य से चौंक गया था, बल्कि दर्शक भी एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हर किसी को जिस विस्फोट की उम्मीद थी वह नहीं हुआ। सभी की निगाहों के नीचे सुनहरी और लाल चमक धीरे धीरे अचानक शांत होने लगी और विनाशकारी शक्ति को जबरन दबा दिया गया। दृश्य धीरे धीरे साफ हो गया और सभी ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह है, इस क्षण अवनीश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया था। ध्रुवांत पहले की तरह महान सौर अविनाशी शरीर पर खड़ा था और उसके सामने सुनहरा पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। लाल मुट्ठी पहिए के सामने जम गई। यह इतना अधिक था कि मूसलाधार अशुभ आभा को भी रोक दिया गया था। इस स्थिति ने तुरंत इस क्षेत्र को खामोशी में डाल दिया था। यह कैसे संभव है? अवनीश का चेहरा उसके चेहरे पर आश्चर्य की चमक के साथ पीला पड़ गया। उसके सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था और उसकी मुट्ठी, जो उसकी पूरी शक्ति से भरी हुई थी, वास्तव में इतनी आसानी से रोक दी गई थी। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि उस क्षण में उसने उस हमले से सारा संबंध खो दिया था। यह इतना अधिक था कि उसने उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा का नियंत्रण भी खो दिया था। वह एहसास ऐसा था जैसे मुट्ठी अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। अविश्वास से भरी सभी निगाहों के नीचे ध्रुवांत ने अवनीश को देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो गई है, चौथे राजकुमार। मुझे डर है कि मैं आपसे इस उपहार का आनंद नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। अपने शब्दों को समाप्त करते हुए उसकी उंगलियां मुड़ी और उसने एक मोड़ने की क्रिया की। जैसे ही ध्रुवांत अपने हाथ से मुड़ा, सुनहरा पहिया दूसरी दिशा में घूमने लगा और हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाल मुट्ठी धीरे धीरे घूम रही है और अवनीश पर निशाना साध रही है। वह अवनीश के हमले को इतनी पूर्णता से वापस भी कर सकता है। सभी ने इस दृश्य पर ठंडी सांस ली, क्योंकि वे विस्मय से कह रहे थे। यहाँ तक कि नंदिनी, निकुंज और बाकी के चेहरों पर भी सदमा था। ध्रुवांत ने कौन से साधन इस्तेमाल किए? एक शांत अभिव्यक्ति और दूर आगे देखना। यह महान सौर अविनाशी शरीर की ताकत थी। इसके बारे में उसकी अंतर्दृष्टि गहराने के साथ वह धीरे धीरे इसकी अधिक शक्ति भी उजागर कर सकता था। सुनहरा पहिया एकदम सही आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता थी और यह हमले को स्रोत पर वापस कर सकता था। इतनी शानदार चाल व्यावहारिक रूप से कुछ शक्तिशाली दिव्य क्षमता के समान थी, लेकिन ध्रुवांत की ताकत की सीमा के कारण इसका प्रभाव भी अत्यंत सीमित था। जिस क्षण यह उसकी सीमा से अधिक हो गया, पहिया नष्ट हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य से अवनीश अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था।
चौथे राजकुमार, कृपया मेरी ओर से यह चाल स्वीकार करें। ध्रुवांत ने अवनीश को, जिसका चेहरा सदमे से ढका हुआ था, एक मुस्कान दी जब उसने अपना हाथ बाहर धकेला। सुनहरा पहिया कांप गया। इससे पहले कि लाल मुट्ठी एक मूसलाधार अशुभ आभा के साथ एक बार फिर बाहर निकल गई। लेकिन इस बार इसका निशाना अवनीश की ओर था। गड़गड़ाहट। मूसलाधार अशुभ आभा आगे हावी हो गई और अवनीश का चेहरा कुछ डर के साथ पीला पड़ गया। उस मुट्ठी का सामना करते हुए जिसमें उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, वह महसूस कर सकता था कि वह मुट्ठी कितनी भयानक थी। यह मूल रूप से अप्रतिरोध्य थी। लेकिन उसके पास अपनी शक्ति पर चकित होने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि मुट्ठी पहले से ही उसकी दिशा में आ रही थी। तुरंत उसने अपने दांत भींच लिए और अपनी सारी शक्ति परिचालित की, इससे पहले कि वह एक प्रहार फेंकता जिसमें 9 अशुभ पशु शरीर से मूसलाधार अशुभ आभा थी। बूम! दोनों ताकतें टकराईं और एक लाल चमक एक तूफान की तरह बाहर निकल गई, अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। 9 अशुभ पशु शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं और उसके पूरे शरीर में फैल गईं। जैसे ही लाल चमक बाहर निकली, शक्तिशाली सम्राट दिव्य शरीर नष्ट हो गया। अपने सम्राट दिव्य शरीर के नष्ट हो जाने पर अवनीश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। इससे पहले कि उसने खून का एक कौर उगल दिया और उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव कम हो गया। उसे दयनीय तरीके से उड़ा दिया गया। यदि यह उसके कवच की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो उसका आधा शरीर फट गया होता। लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर में एक कंपकंपी महसूस की और वह जानता था कि उसे भारी चोट लगी है। बूम! अवनीश भारी रूप से जमीन पर गिरा, 1000 फुट लंबा निशान खींचता हुआ, और उसके रास्ते में शेर की मूर्तियां नष्ट हो गईं। अवनीश ने खून के कई और कौर उगले और उसका शरीर खून से लथपथ था। जब शॉक वेव धीरे धीरे छितरी, तो हर कोई इस दृश्य को देखते हुए चुप था। उनकी निगाहें डरावनी थीं, क्योंकि उन्होंने महान सौर अविनाशी शरीर पर पतली छाया को देखा। बाद वाले ने एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, जैसे कि उसे अवनीश को हराने से कोई भावना महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही इस परिणाम की उम्मीद कर ली थी। सभी ने एक दूसरे को देखा। अवनीश वास्तव में हार गया। नंदिनी, निकुंज और बाकी लोगों ने भी चकित भाव पहने थे। जब उन्होंने ध्रुवांत को फिर से देखा, तो उनकी निगाहें अत्यंत गंभीर थीं, क्योंकि वे जानते थे कि आज के बाद ध्रुवांत का नाम निश्चित रूप से डालुओ महाद्वीप में बढ़ेगा और उसे रैंकिंग के शीर्ष 20 से बाहर नहीं किया जाएगा। अवनीश अंत में शांत हो गया और अपने शरीर में भारी चोटों को महसूस किया। उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया, इससे पहले कि उसने अचानक शिया साम्राज्य के विशेषज्ञों को देखा और एक शातिर आवाज में चिल्लाया, उन्हें मार डालो। उसकी चीख के कारण भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी ठीक हो गया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी, इससे पहले कि वह 3 विशेषज्ञों के साथ फूट पड़ा, जो अर्धनौवीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र तक भी पहुंच चुके थे। आश्चर्यजनक रूप से उनका लक्ष्य ध्रुवांत नहीं था, बल्कि निर्मला थी, जो निपटने में सबसे आसान लग रही थी। एपिसोड 1102 आध्यात्मिक ठंड कठपुतली। बूम! भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ा और शिया साम्राज्य के सभी विशेषज्ञों ने निर्मला को निशाना बनाया। यहाँ तक कि कालिका भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि वह घटनाओं के अचानक मोड़ से उबर पाती।
लानत है, कालिका दहाड़ी और एक पारदर्शी क्रिस्टल ज्वाला भड़क उठी, इससे पहले कि उसने एक हथेली आगे फेंकी जो भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी की पीठ की ओर बढ़ी। लेकिन कालिका के हमले का सामना करते हुए भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने बचाव का कोई संकेत नहीं दिखाया। लेकिन जब ज्वाला टकराने वाली थी तो अचानक बूढ़े आदमी के पीछे एक छाया दिखाई दी और उसने अपने शरीर से उसे रोक दिया। बूम! छाया उड़ गई और पारदर्शी लपटों से बह गई। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा जल रही थी और वह अपनी चीखती दहाड़ों के नीचे राख में बदल गया। वह शिया साम्राज्य का 8वां श्रेणी सम्राट था। यह व्यक्ति शुरू में इसे संक्षिप्त रूप से रोकना चाहता था, लेकिन उसने कालिका की अविनाशी लपटों की ताकत को कम करके आंका था। इसलिए उसके बचाव कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सके और वह तुरंत राख में बदल गया। भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी भी अपने अधीनस्थ की मौत के दयनीय दृश्य पर चौंक गया था। हालांकि उसकी निगाहें और भी शातिर हो गईं क्योंकि वह 3 अन्य अर्धनौबी श्रेणी सम्राट के साथ बाजों की तरह निर्मला की ओर झपटा। जब तक वे उस लड़की पर नियंत्रण हासिल कर लेते तब तक वे उसे ध्रुवांत के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। उस समय वे अपने चौथे राजकुमार को बचाने में सक्षम होंगे। उनकी चाल तकनीकें तेज और निर्णायक थीं, इसलिए जिस क्षण वह स्तब्ध रह गई, कालिका ने महत्वपूर्ण अवसर खो दिया था। इस दृश्य पर ध्रुवांत का चेहरा भी बदल गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक के साथ वह शांत हो गया। निर्मला उनमें सबसे कमजोर लग सकती है, लेकिन अगर किसी ने उसे धक्का मुक्की समझा तो वे बर्बाद हो जाएंगे। मार्शल क्षेत्र की राजकुमारी, मार्शल क्षेत्र की बेटी। शायद एक मूर्ख भी जानता होगा कि उसके पास कितने तुरुप के पत्ते छिपे होंगे। जब कालिका चिंतित हो गई तो बूढ़ा आदमी और अन्य 3 ने ध्रुवांत की शांत निगाहों और सभी की हैरान निगाहों के नीचे निर्मला को घेर लिया था, इससे पहले कि उन्होंने निर्मला की ओर असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपने हाथों को ढक लिया ताकि उसे प्रतिबंधित किया जा सके। इस प्रक्रिया में जिसने दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया वह यह था कि निर्मला इसकी प्रतिक्रिया में मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। यदि कोई ध्यान से देखता तो उसकी आंखों में उपहास भी देख सकता था। उसने भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग की ओर अपनी आंखें झपकाईं, इससे पहले कि उसने अपना हाथ फैलाया। उसके हाथ में एक हथेली के आकार की काली कठपुतली पहले ही दिखाई दे चुकी थी, जो प्राचीन रूस से ढकी हुई थी। जब भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने उसके हाथ में काली कठपुतली देखी तो उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह अपने अनुभव के आधार पर अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका और उसके दिल में एक अवर्णनीय खतरा बढ़ गया। पीछे हटो! तीव्र खतरे को महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी जब वह फिर से चिल्लाया, पीछे हटो! एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते वह खतरे की उपेक्षा नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि भले ही उन्होंने अपनी चाल चली हो, इसका कोई परिणाम नहीं हो सकता है। उन्होंने गलत लक्ष्य चुना था। यह कमजोर लड़की उन सब में सबसे परेशानी भरी लग रही थी। भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने जबरन अपने शरीर को अपनी चीख के साथ रोका और पीछे हट गया। 3 अन्य अर्धनौवी श्रेणी सम्राट हैरान थे, लेकिन उन सभी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। सभी चकित थे जब उन्होंने देखा कि भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी और उसके गुर्गे क्रूर बाघों के समान निर्मला की ओर झपटने के बाद अचानक पीछे हट गए और उससे 10 विषम फीट दूर थे।
हे, जब तुम पहले से ही यहाँ हो तो क्यों जा रहे हो? लेकिन उनकी अजीब हरकतों की प्रतिक्रिया में निर्मला ने अपने हाथ में काली कठपुतली की ओर धीरे से सांस लेने से पहले कोमल हंसी का एक मोती प्रकट किया। बस काली कठपुतली से अचानक एक मूसलाधार ठंडी आभा फट गई। ठंडी आभा बर्फनीली थी और तेजी से फैली और बस एक सांस के समय में इसने एक काली छाया बना ली थी जो निर्मला के सामने खड़ी थी। काली छाया ने बिना किसी अभिव्यक्ति के एक लंबा भाला चलाया। हालांकि यह रूंस से ढका हुआ था और जैसे ही वे रूंस झिलमिलाए, ठंडी आभा की एक भयानक लहर ने क्षेत्र पर हावी हो गई, यहाँ तक कि वातावरण को भी जमा दिया। उसी समय काली छाया से एक अत्यंत आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फट गया। बूम! आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के शक्तिशाली विस्फोट से सभी के चेहरों का रंग उड़ गया, यहाँ तक कि नंदिनी और बाकी लोग भी आश्चर्य से छाया को देख रहे थे। यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ, किसी ने विस्मय से कहा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि निर्मला के हाथ में कठपुतली अचानक एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ में बदल जाएगी। वह क्या है? निकुंज ने विस्मय से कहा। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नंदिनी ने समझाने से पहले विचार किया, यह एक आध्यात्मिक कठपुतली है, एक प्रकार की अत्यंत दुर्लभ कठपुतली। उत्पादन की विधि अत्यंत जटिल है, केवल वे शक्तिशाली वंश ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा नियंत्रण भी अत्यंत कठिन है और सामान्यतया एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र आध्यात्मिक कठपुतली को नियंत्रित करने के लिए एक ग्रेटर अर्थ सॉवरेन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी विफलता की संभावना अधिक होती है। निकुंज और बाकी लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। एक आध्यात्मिक कठपुतली जो एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के समान थी। वह लड़की कौन थी? ऐसी कीमती वस्तुएं, ऐसी चीजें थीं जो वे भी नहीं रख सकते थे। सभी हिलती हुई निगाहों के नीचे निर्मला हंसी, इससे पहले कि उसने उन चारों को उनके चेहरों पर सदमे के साथ देखा, और उसने अपने बगल में काली छाया को थपथपाया। ओह, यह एक आध्यात्मिक कठपुतली है जो जरीना ने मुझे दी थी। जैसे ही उसने बात की, वह संक्षिप्त रूप से रुकी, इससे पहले कि उसने भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया। उनसे छुटकारा पाओ। जिस क्षण उसने बात की, काली छाया ने अपनी आंखें खोल ली थीं। एक ठंडी आभा से भरी हुई थी जो फट गई और आकाश में उड़ गई। आध्यात्मिक कठपुतली के पास एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सम्राट क्षेत्र की ताकत थी, जबकि भूरे वस्त्र वाला बूढ़ा आदमी केवल एक शिखर 9वीं श्रेणी सम्राट था। कठपुतली की तुलना में ताकत में एक बड़ा अंतर था। इस प्रकार जब काली छाया आगे बढ़ी तो चारों के चेहरे घबराहट से भर गए, इससे पहले कि वे तुरंत अलग हो गए और भाग गए। लेकिन जिस क्षण वे अलग हुए, 3 अर्ध 9वीं श्रेणी सम्राट ने एक ठंडी हवा महसूस की और उनकी गर्दन ठंडी हो गई। अपने सिर नीचे करते हुए उन्होंने देखा कि एक लंबा भाला उनके गले से ठंडी आभा फैला रहा है। तुरंत उन तीनों को बर्फ की मूर्तियों में जमा दिया। जब भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी ने उन तीनों को जमी हुई मूर्तियों में बदलते देखा तो उसके दिल में ठंडक बढ़ गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उजागर कर दी और भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गति को सीमा तक परिचालित किया था, मांस को काटने वाले लंबे भाले की आवाज गूंज उठी और उसका शरीर तुरंत जम गया। अपना सिर नीचे करते हुए
वह यह देखकर चौंक गया कि उसके सीने से एक लंबे भाले का नुकीला सिरा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक काली छाया धीरे धीरे प्रकट हुई थी और दबंग ठंडी आभा फैल गई, बूढ़े आदमी को ढक लिया, इससे पहले कि उसने उसे बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। सभी इस दृश्य पर अवाक थे। सभी इस दृश्य पर अवर्णनीय रूप से चौंक गए थे। बस कुछ सांसों के समय में वे चारों बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे। वे गहरी ठंडी सांसें लेने से खुद को रोक नहीं सके और उन्हें जो झटका लगा वह ध्रुवांत द्वारा अवनीश को हराने से भी बड़ा था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस हानिरहित दिखने वाली लड़की के हाथों में इतने डरावने साधन होंगे। यहाँ तक कि ध्रुवांत, जो महान सौर अविनाशी शरीर पर खड़ा था, की आंखों में आश्चर्य की एक परत थी, क्योंकि उसने काली छाया को देखा और उसकी निगाहें थोड़ी गंभीर हो गईं। आध्यात्मिक कठपुतली की गति, दबंग ठंडी आभा और इसकी घातकता। अगर वे लड़ते तो उसे जीवित रहने का भरोसा था, लेकिन उसे हराना उसके लिए असंभव था। वास्तव में मार्शल क्षेत्र की राजकुमारी। ध्रुवांत आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक कठपुतली देखी थी। मार्शल क्षेत्र की नींव वास्तव में गहरी थी। इस क्षण यहाँ तक कि उसे भी अपनी शांत मानसिकता के साथ ईर्ष्या महसूस हुई। अगर उसके पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक कठपुतली हो सकती तो उसे अवनीश से लड़ने की क्या जरूरत होगी। उसे बस इतना करना था कि उसे बाहर फेंक दे और आध्यात्मिक कठपुतली स्थिति से निपट लेगी। जैसे ही उसने आह भरी, ध्रुवांत ने अवनीश की ओर देखा और बाद वाला भी इस दृश्य पर चौंक गया था। ध्रुवांत की निगाहों को महसूस करते हुए उसका शरीर कांप गया। इससे पहले कि उसने अपना सिर उठाया और उसने ध्रुवांत की आंखों में उदासीन हत्या का इरादा देखा। उसने स्पष्ट रूप से पहले से उस आज्ञा को जारी करने के लिए ध्रुवांत में हत्या के इरादे को जगा दिया था। ध्रुवांत के हत्या के इरादे को महसूस करते हुए अवनीश का दिल ठंडा हो गया और उसकी निगाहें बदल गईं। अपने दांत भींचते हुए उसने अपनी हथेली जमीन पर पटक दी और प्रकाश की एक किरण में बदल गया, भागने की कोशिश कर रहा था। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और महान सौर अविनाशी शरीर के हाथ ने अवनीश की ओर एक पकड़ बनाई। बूम! विशाल हाथ के नीचे प्रकाश की 3 किरणें निकलीं, एक भाला, एक कवच और एक पत्थर का मोती। वे स्वाभाविक रूप से स्कारलेट ड्रैगन भाला, स्कारलेट ड्रैगन कवच और सागर विनाशक मोती थे, जिन्हें उसने नीलामी में वापस खरीदा था। 3 अर्धसंत कलाकृतियों को देखते हुए ध्रुवांत संक्षिप्त रूप से स्तब्ध रह गया, इससे पहले कि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा परिचालित की और तीनों वस्तुओं को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उस पल अवनीश ने खून का एक कौर उगल दिया, जिसने उसकी छाया को ढक लिया और वह प्रकाश की एक खूनी किरण में बदल गया था, जो एक अवर्णनीय गति से अंतरिक्ष के माध्यम से गोली मार दी। ये 3 वस्तुएं अभी भी तुम्हारे जीवन का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं। ध्रुवांत की निगाहें चमक उठीं और उसके माथे पर जीवन बुझाने वाली पुतली खुल गई। प्रकाश की एक काली किरण खूनी किरण की ओर बढ़ी, अवनीश की एक बाह को मांस के पेस्ट में बदल दिया। आह! एक तेज चीख गूंज उठी और अंतरिक्ष विकृत हो गया, इससे पहले कि लाल किरण अवनीश के साथ भाग गई। ध्रुवांत, मैं तुम्हें निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब खूनी किरण गायब हो गई तो अवनीश की शोकाकुल दहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। ध्रुवांत आवाज पर मुस्कुराया।
एक आवारा कुत्ता कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा शिया साम्राज्य शायद इस बार भी एक भयानक स्थिति में होगा। उसने अपना सिर नीचे किया और मंच पर शेर की मूर्ति को देखा, सुनहरे स्क्रॉल पर। यह वह आईओयू था जिसे अवनीश ने पहले लिखा था। देनदार शिया साम्राज्य, लेनदार मार्शल क्षेत्र। एपिसोड 1103 प्रचुर फसल। लड़ाई से पूरा मंच खंडहर में था और आसपास के घर नष्ट हो गए थे। जमीन पर कई गहरे निशान रह गए थे जो उस तीव्र लड़ाई को साबित कर रहे थे जो कभी यहाँ हुई थी। ऊपर आकाश में ध्रुवांत ने उस दिशा को देखा जिधर अवनीश शांत भाव से भाग गया था। आखिरकार बाद वाला शिया साम्राज्य का राजकुमार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने जीवन की रक्षा करने के साधन थे। अपनी शीर्ष गति पर भी नहीं, वह अवनीश को पकड़ सकता था। लेकिन जाहिर है पलायन निश्चित रूप से एक बड़ी प्रतिक्रिया का कारण बनेगा और अवनीश के भविष्य के दिन निश्चित रूप से बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा ध्रुवांत ने उसकी एक बाह नष्ट कर दी थी, इसलिए भले ही उसने अमृत और दवाओं की मदद से इसे पुनर्जीवित कर लिया हो, फिर भी इसमें काफी समय लगेगा। ध्रुवांत ने अब अवनीश की परवाह नहीं की। हालांकि उसने आज उसे भारी चोट पहुंचाई थी, वह चिंतित नहीं था, क्योंकि छोटी पीढ़ी के बीच यह प्रतियोगिता केवल शिया सम्राट को नाराज कर सकती थी। लेकिन अगर वह डालुओ क्षेत्र के साथ युद्ध शुरू करना चाहता था, तो उन्हें भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राचीन हेवन पैलेस की उपस्थिति के साथ सभी का ध्यान उस पर केंद्रित था, इसलिए शिया सम्राट निश्चित रूप से एक ऐसी ताकत को नाराज करने को तैयार नहीं होगा जिसके पास ग्रेटर अर्थ सॉवरेन भी हो। अपने जीवन की भीख मांगने के लिए 3 अर्धसंत कलाकृतियां, वह वास्तव में उदार है। अपने दिल में उमड़ते विचारों को दबाते हुए ध्रुवांत ने महान सौर अविनाशी शरीर के हाथ में 3 चमक को देखा। एक सुनहरी चमक ने एक अवरोध बना लिया था जिसने 3 चमक को ढक लिया था। वे 3 अर्धसंत कलाकृतियां थीं जिन्हें अवनीश ने पहले फेंका था। स्कारलेट ड्रैगन भाला और स्कारलेट ड्रैगन कवच अर्धसंत कलाकृतियों का एक सेट थे जिनकी असाधारण ताकत थी। उनकी सहायता से अवनीश ध्रुवांत से बराबरी पर लड़ सकता था, जिससे ध्रुवांत को उसकी रक्षात्मक क्षमताओं की लालसा हुई। ध्रुवांत के अनुमानों के अनुसार इन 2 अर्धसंत कलाकृतियों की कीमत सागर विनाशक मोती से भी अधिक थी। यह उनके मूल्य के कारण भी था कि ध्रुवांत थोड़ा बाधित हो गया था, जिससे अवनीश बच निकला। आखिरकार ध्रुवांत भी 3 अर्धसंत कलाकृतियों से लुभाया गया था। अगर उसने उन्हें प्राप्त नहीं किया होता तो ये 3 निश्चित रूप से दर्शकों की ओर उड़ जाते, जिससे अराजकता फैल जाती, और अगर वह उस समय उन्हें जबरन जब्त करना चाहता तो शायद वह सार्वजनिक गुस्से की लहर पैदा कर देता। इसलिए ध्रुवांत के पास उन्हें मौके पर ही प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं उस साथी द्वारा मूर्ख बनाया गया था। ध्रुवांत हंसी को रोक नहीं सका। अवनीश को भी चतुर माना जा सकता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह ध्रुवांत को संक्षिप्त रूप से रोकना चाहता है तो उसे कीमत चुकानी होगी। धोखा खाने के बावजूद ध्रुवांत नाराज नहीं था। वह अपने रास्ते में और अधिक अर्धसंत कलाकृतियों को पाकर खुश था। जबकि ध्रुवांत खुद से बुदबुदा रहा था, आसपास के सभी लोगों ने अपनी आंखों में जलते लालच के साथ 3 चमक को देखा। उन 3 अर्धसंत कलाकृतियों की कुल कीमत कम से कम 4 करोड़ बूंदें सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड थी।
हालांकि किसी ने भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ध्रुवांत ने जो ताकत प्रकट की थी उसका उल्लेख नहीं, सिर्फ अथाह निर्मला ही उन्हें डराने के लिए काफी थी। ध्रुवांत उन निगाहों से परेशान था, इसलिए उसने अपना हाथ लहराया, 3 चमक को ऊपर लाया और उन्हें अपने शरीर के चारों ओर घुमाया, इससे पहले कि वे उसके हाथों में गिर गए। 3 चमक के साथ खिलवाड़ करते हुए ध्रुवांत ने अपना पैर पटका और महान सौर अविनाशी शरीर तेजी से भ्रामक हो गया, इससे पहले कि वह सुनहरी चमक में बिखर गया। ध्रुवांत कालिका और निर्मला के पास लौट आया, इससे पहले कि उसने अपना हाथ बढ़ाया। युद्ध की लूट, अगर तुम दोनों को कुछ पसंद है तो आगे बढ़ो और ले लो। निर्मला मुस्कुराई, इससे पहले कि उसने 3 अर्धसंत कलाकृतियों पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने रुचि खो दी। उसकी पहचान के साथ एक अर्धसंत कलाकृति का उल्लेख नहीं, वह संत कलाकृतियां भी प्राप्त कर सकती थी। इसलिए ये अर्धसंत कलाकृतियां जो सामान्य विशेषज्ञों को लुभा सकती थीं, उसकी आंखों में बेकार थीं। इस प्रकार उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने अपना हाथ लहराया और सुनहरा स्क्रॉल पुनः प्राप्त किया। यह मुख्य पकवान है, निर्मला ने सुनहरा स्क्रॉल लहराया और अपनी आंखें सिकोड़कर मुस्कुराई। निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से आपको कर्ज का आधा हिस्सा दूंगी। ध्रुवांत मुस्कुराया क्योंकि उसने चुपचाप शिया साम्राज्य पर दया की। निर्मला की पहचान के साथ 10 करोड़ बूंदें सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड शायद उसके दिल को हिलाने के लिए अपर्याप्त थीं, लेकिन वह शायद कर्ज वसूलने के बारे में ताजा महसूस कर रही थी। मार्शल क्षेत्र की इस राजकुमारी के गंभीर होने के साथ शिया साम्राज्य बर्बाद होने वाला था। यह ध्रुवांत की अपेक्षाओं के भीतर भी था कि निर्मला उन 3 अर्धसंत कलाकृतियों में दिलचस्पी नहीं लेगी, इसलिए उसने अपनी नजर कालिका की ओर घुमाई। कालिका ध्रुवांत के साथ विशेष नहीं थी, इसलिए उसने सागर विनाशक मोती लिया और मुस्कुराई। भाला और कवच एक सेट में आते हैं और अगर उन्हें अलग कर दिया जाता है तो शक्ति निश्चित रूप से कम हो जाएगी, इसलिए आप उन्हें रख सकते हैं। डालुओ महाद्वीप के अभिजात वर्ग के साथ यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ इकट्ठा हुए। अवनीश केवल 20 के दशक की रैंकिंग में था और वह निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करेगा। इसके अलावा ध्रुवांत को अभी भी गरुड़ से निपटना था, जो तीसरे स्थान पर था। उन पात्रों का सामना करते हुए यहाँ तक कि ध्रुवांत को भी उनसे निपटना मुश्किल होगा। इस प्रकार कालिका निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं लेगी जो ध्रुवांत की ताकत बढ़ा सके। अपना हाथ पलटते हुए ध्रुवांत ने भाला और कवच संग्रहित कर लिया, क्योंकि वह उन्हें परिष्कृत करने के लिए समय निकालने का इरादा रखता था। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आसपास के दर्शकों को देखा। उन साथियों के शायद अच्छे इरादे नहीं थे जब वे यहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर वह इस समय बुरी स्थिति में होता तो वे साथी अब तक उस पर झपट चुके होते। जब ध्रुवांत ने अपनी नजर बाहर घुमाई तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपराध बोध से अपनी नजरें हटा लीं। ध्रुवांत ने अवनीश को कैसे हराया, यह देखने के बाद उन्होंने अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अर्धनौवीं श्रेणी सॉवरेन में उसकी साधना के बावजूद और उनकी आंखें डर से भर गई थीं। क्या कोई मेरे हाथों में टोकन में दिलचस्पी रखता है? अगर ऐसा है तो मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करूंगा। ध्रुवांत मुस्कुराया क्योंकि उसने सभी को देखा। अपने भाषण को संक्षिप्त रूप से रोकने के बाद उसने आगे कहा, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अवनीश की तरह कीमत चुका सकते हैं।
उसके शब्दों पर सभी के चेहरे विकृत हो गए। अवनीश ने फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अंत में और बुरा हुआ। न केवल उसने टोकन प्राप्त नहीं किया, बल्कि वह ध्रुवांत के लिए एक कदम पत्थर भी बन गया और अपने खजाने खो दिए। वह निश्चित रूप से कोई छोटी कीमत नहीं थी। इस प्रकार किसी ने भी ध्रुवांत के शब्दों का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ, प्राचीन हेवन पैलेस का टोकन सम्राट ध्रुवांत ने असली पैसे से खरीदा था, तो दूसरों का इसे लेने का कोई इरादा कैसे हो सकता है? इसके विपरीत मुझे डर है कि सम्राट ध्रुवांत की प्रसिद्धि चरम पश्चिम में फैल जाएगी और आप निश्चित रूप से युवा पीढ़ी की रैंकिंग में होंगे। नंदिनी धीरे से मुस्कुराई और चुप्पी तोड़ी। ध्रुवांत ने नंदिनी पर एक नजर डाली। होराइजन पैलेस निश्चित रूप से सूचना तस्कर होने के योग्य था। वे डालुओ क्षेत्र में उसकी पहचान भी जानते थे। तो मैं अपना धन्यवाद व्यक्त करूंगा। ध्रुवांत ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं। इस स्थिति का परिणाम वैसा ही हुआ जैसा ध्रुवांत चाहता था। इस लड़ाई के बाद निश्चित रूप से अन्य लोग टोकन के बाद लालच करेंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से इतनी आसानी से अपनी चाल चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। नंदिनी हल्के से मुस्कुराई। इस लड़ाई के समापन के साथ मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई ध्रुवांत हमारे साथ इकट्ठा होने को तैयार हैं? वह स्वाभाविक रूप से हिडन ड्रैगन पैविलियन के निकुंज और स्वॉर्ड सेंट सेक्ट के अधिराज के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि वे अभिजात वर्ग थे जो प्रसिद्धि के मामले में अवनीश से कमजोर नहीं थे। उसके शब्द सुनकर ध्रुवांत कुछ चकित हुआ, इससे पहले कि वह मुस्कुराया। ठीक वही जो मैं ढूंढ रहा था। होराइजन पैलेस, हिडन ड्रैगन पैविलियन और स्वॉर्ड सेंट सेक्ट डालुओ महाद्वीप में सभी शीर्षस्तरीय ताकतें थीं। चूंकि एक मौका है कि वह उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है, ध्रुवांत निश्चित रूप से उन्हें अस्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह मूर्ख नहीं था जो केवल दूसरों को नाराज करना पसंद करता था। अवनीश एक अपवाद था, क्योंकि अवनीश अपने दम पर उस पर आया था। जब नंदिनी और बाकी लोगों ने देखा कि ध्रुवांत ने उनके अच्छे पक्ष को अस्वीकार नहीं किया, तो उनकी निगाहें और अधिक कोमल हो गईं, क्योंकि उन्होंने उसे देखा। कम से कम ध्रुवांत के साथ बातचीत करना अवनीश से आसान था। ध्रुवांत की पार्टी ने मोटे तौर पर चीजों को सुलझा लिया। इससे पहले कि वे नंदिनी और बाकी लोगों के साथ चले गए, फिर नंदिनी की जागीर में इकट्ठे हुए। ध्रुवांत महसूस कर सकता था कि नंदिनी और बाकी लोग निर्मला की पहचान की जांच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सभी आसानी से उसके द्वारा धकेल दिए गए थे। जाहिर है, वह मार्शल क्षेत्र की राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान उन्हें प्रकट नहीं करना चाहती थी। हालांकि वह बातचीत करने में आसान लग सकती है, लेकिन उसके लिए किसी को दोस्त मानना आसान नहीं है। यह देखते हुए कि उनकी जांच व्यर्थ थी, नंदिनी और बाकी लोगों ने इसे छोड़ दिया और उन्होंने चरम पश्चिम में मामलों के बारे में ध्रुवांत और बाकी लोगों से बात की। ध्रुवांत ने प्राचीन हेवन पैलेस की किसी भी जानकारी पर पूरा ध्यान दिया। उनका जमावड़ा रात के दृश्य के छाने तक चला, इससे पहले कि वे चले गए। जब उन्होंने विदाई ली, तो नंदिनी ने संक्षिप्त रूप से विचार किया, इससे पहले कि उसने ध्रुवांत को याद दिलाया, भाई ध्रुवांत, अब जब तुमने अवनीश को भारी चोट पहुंचाई है, तो तुम्हें एक व्यक्ति से सावधान रहना होगा। ओह! कौन? ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ नंदिनी ने धीरे धीरे उत्तर दिया, रोहित नंद। ध्रुवांत का दिल कांप गया, क्योंकि वह इस व्यक्ति की पहचान जानता था।
शिया साम्राज्य का क्राउन प्रिंस चौथे स्थान पर था और केवल गरुड़ से नीचे था। एपिसोड 1104 रैंकिंग बोर्ड। पश्चिमी शहर में लड़ाई कुछ ही दिनों में पूरे शहर में फैल गई थी और यहाँ तक कि चरम पश्चिम के विशेषज्ञ भी धीरे धीरे जान गए कि पश्चिमी शहर में डालोर क्षेत्र से एक विशेषज्ञ है। ध्रुवांत का नाम भी अन्य ताकतों द्वारा जाना जाने लगा था। ध्रुवांत अपनी प्रसिद्धि फैलने से परेशान नहीं था। अवनीश को हराने के बाद भी वह पश्चिमी शहर छोड़ने की जल्दी में नहीं था। आखिरकार यह वह जगह थी जहां जानकारी इकट्ठी होती थी और अवनीश की हार के कारण किसी ने भी उसके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की और यह शांतिपूर्ण वातावरण वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। इस प्रकार वह पश्चिमी शहर में रहा, लेकिन दूसरों के विपरीत वह लो प्रोफाइल रहा था, जो सभी की अपेक्षाओं से परे था। उसने सिर्फ इसलिए हाई प्रोफाइल नहीं किया क्योंकि उसने अवनीश को हराया था। ध्रुवांत के लो प्रोफाइल ने उन सभी को जो उस पर ध्यान दे रहे थे धीरे धीरे अपना ध्यान कहीं और स्थानांतरित करने का कारण बना दिया। आखिरकार पश्चिमी शहर में इतने सारे अभिजात वर्ग इकट्ठा होने के साथ व्यावहारिक रूप से किसी भी क्षण मामले होते थे। इस प्रकार उनके पास एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का धैर्य नहीं था। आखिरकार ध्रुवांत ने केवल अवनीश को हराया, क्राउन प्रिंस को नहीं। एक शांत आंगन में गड़गड़ाहट। आकाश में अचानक एक विशाल आध्यात्मिक प्रकाश फट गया क्योंकि जटिल आध्यात्मिक रून्स वातावरण में विलीन हो गए, आपस में जुड़ गए और एक चमकदार गठन बनाया जिसने एक प्राचीन और गहन उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। ध्रुवांत विशाल आध्यात्मिक फॉर्मेशन में खड़ा था और असंख्य जटिल रून्स पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगले ही पल उसने अचानक अपना हाथ लहराया और उसके हाथ से अनगिनत सफेद रोशनी फट गई, साथ ही सूक्ष्म ड्रैगन की गर्जना भी हुई। ध्यान से देखने पर किसी को पता चलेगा कि गर्जना कुछ जेड कंकालों से आई थी जिनमें हल्की ड्रैगन जैसी ताकत निकल रही थी। वे कंकाल स्वाभाविक रूप से ड्रैगन की हड्डियां थीं। जब ड्रैगन की हड्डियां आध्यात्मिक फॉर्मेशन में एकीकृत हुईं, तो उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया क्योंकि उन हड्डियों पर एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से इकट्ठी हुई। बस आध्यात्मिक फॉर्मेशन में आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक हो गई और उन हड्डियों पर दरारें दिखाई दीं, इससे पहले कि वे फट गईं। बूम! हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा फट गई, जिससे आध्यात्मिक फॉर्मेशन ढह गया। ध्रुवांत ने इस दृश्य पर निराशा में आह भरी और अपनी आस्तीन लहराई। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक असीम लहर ने एक अवरोध बनाया जिसने शॉक वेव्स को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। भले ही यह अधूरा हो, एक विद्वान ग्रेड आध्यात्मिक फॉर्मेशन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। इसके अलावा जटिलता अकल्पनीय है। थोड़ी सी भी गलती आध्यात्मिक फॉर्मेशन को नियंत्रण से बाहर कर देगी। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह पिछले कुछ दिनों से 9 ड्रैगन गॉड किलिंग एरे स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि वह एक बार भी सफल नहीं हुआ। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। वह सिर्फ इसी वजह से निराश नहीं था, वह महसूस कर सकता था कि हर एक विफलता के साथ वह महसूस कर सकता था कि वह कहाँ गलत हुआ। जब तक वह उन गलतियों को सुधारता है, उसका मानना था कि वह इस विद्वान ग्रेड आध्यात्मिक फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम होगा। हालांकि उसे इसे सुधारने के लिए समय चाहिए था। एक और विफलता, कालिका, जो साधना कर रही थी,
ने अपनी आंखें खोलीं और ध्रुवांत को देखा। यह एक विद्वान ग्रेड आध्यात्मिक फॉर्मेशन है और यह अधूरा है, इसलिए इसे समझना मुश्किल है और इतने कम समय में मोटे गठन को स्थापित करने में सक्षम होना आपके लिए सराहनीय है। पत्थर के मंडप में निर्मला बोली जब उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से उसकी आंखों में चमकते हुए विघटित आध्यात्मिक फॉर्मेशन को देखा, जबकि वह आलस्य से नरम प्यारे कंबल के सहारे झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक प्राचीन पुस्तक थी। पुस्तक के आवरण को देखते हुए यह साधना से संबंधित नहीं लगती थी, बल्कि सभी विचित्र और अद्वितीय फलों के रिकॉर्ड थे। वह इसे बड़ी रुचि और लालच के साथ पलट रही थी। हालांकि वह एक आध्यात्मिक फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, उसने अपनी पहचान के साथ आध्यात्मिक फॉर्मेशन विद्वानों को देखा था, इसलिए उसकी दृष्टि असाधारण थी। इस प्रकार वह स्पष्ट थी कि ध्रुवांत के लिए केवल 10 विषम दिनों में एक अधूरे विद्वान ग्रेड आध्यात्मिक फॉर्मेशन को स्थापित करने में सक्षम होना सराहनीय था। ध्रुवांत निर्मला के मूल्यांकन पर मुस्कुराया, लेकिन उसे इस पर गर्व महसूस नहीं हुआ। मेरा मानना है कि हम पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है ना? ध्रुवांत पत्थर के मंडप में चला गया और तनुश्री से पूछा, जो सम्मानपूर्वक किनारे पर खड़ी थी। तनुश्री ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। हालांकि कुछ लगातार साथी हैं, वे हमें निर्लज्जता से देखने की हिम्मत नहीं करते। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि अवनीश की हार से लाया गया भय बहुत प्रभावी था, अन्यथा वे शायद अब तक अन्य ताकतों द्वारा परेशान किए गए होते। इसके अलावा हमें डालुओ क्षेत्र से जानकारी मिली है कि गठबंधन बल 5 दिनों में यहां होगा, तनुश्री ने बताया। ध्रुवांत ने राहत महसूस की। चरम पश्चिम में इतने सारे अभिजात वर्ग इकट्ठा होने के साथ उन सभी के पीछे एक अच्छी ताकत खड़ी होगी। यदि मंडेला और बाकी लोग अभी भी नहीं पहुंचे तो ध्रुवांत केवल लो प्रोफाइल रह सकता था। यदि उन्होंने बिना किसी के समर्थन के किसी भी अर्थ सॉवरेन का ध्यान आकर्षित किया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा भगवान ध्रुवांत ने पहले हमें जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया था, जिसे हमने पूरा कर लिया है। तनुश्री ने एक चर्मपत्र निकाला और सम्मानपूर्वक उसे ध्रुवांत को दिया। बुरा नहीं है, ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया और उसकी प्रशंसा की, इससे पहले कि उसने चर्मपत्र प्राप्त किया। उसने तनुश्री और बाकी लोगों को पिछले 2 दिनों में युवा पीढ़ी की रैंकिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। उत्तरी क्षेत्र से प्रस्थान करके और डालुओ महाद्वीप में प्रवेश करके उसने युवा पीढ़ी की रैंकिंग के महत्व को महसूस किया। यह युवा पीढ़ी के बीच के अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था और उनमें से हर एक उपलब्धियों में गौरवान्वित था जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। जब उसने चर्मपत्र खोला तो एक चमकदार चमक झिलमिला उठी, जिसने 3 शब्द अभिजात वर्ग रैंकिंग बनाए, फिर अन्य शब्द दिखाई देने लगे। रैंक 20 ध्रुवांत। डालुओ महाद्वीप से उत्पन्न अर्धनौवीं श्रेणी सॉवरेन क्षेत्र में साधना के साथ एक रहस्यमय सॉवरेन दिव्य शरीर और असाधारण युद्ध क्षमता रखता है। शिया साम्राज्य के चौथे राजकुमार अवनीश को हराया और इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया। ध्रुवांत स्तब्ध रह गया जब उसने वे शब्द देखे, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह 20वीं रैंकिंग पर दिखाई देगा। इसे इस तरह से देखते हुए यह रैंकिंग अक्सर परिवर्तनों के साथ अद्यतन की जाती थी। ध्रुवांत को याद आया कि अवनीश की रैंकिंग 20वीं थी, इसलिए उसे हराकर ध्रुवांत ने अवनीश की रैंकिंग बदल दी।
अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवांत इससे बहुत परेशान नहीं था, इसलिए उसने जानकारी पढ़ना जारी रखा। 19वीं रैंकिंग लक्ष्येश। प्रारंभिक चरण 9वीं श्रेणी सॉवरेन में माउंटेन सपरेशन सेक्ट का प्रत्यक्ष शिष्य। माउंटेन सपरेशन दिव्य शरीर की साधना की जिसमें राक्षसी ताकत है जो पहाड़ों को उखाड़ सकती है। 16वीं रैंकिंग विमलेश। 13वीं रैंकिंग। शब्द दिखाई देते रहे और उनमें से हर एक दालुओ महाद्वीप में अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था जिनकी ताकत और उपलब्धियों ने ध्रुवांत को चकित कर दिया। गुणवत्ता के मामले में दालुओ महाद्वीप में अभिजात वर्ग केवल उन अभिजात वर्ग से ऊंचे होंगे जिनसे वह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में वापस मिला था। जैसे जैसे शब्द दिखाई देते रहे ध्रुवांत की निगाहें गंभीर होती गईं क्योंकि वह पहले ही 5वीं रैंकिंग पर पहुंच चुका था। 5वीं रैंकिंग केशवेंद्र। शिखर 9वीं श्रेणी सॉवरेन क्षेत्र में एज्योर लोटस स्वॉर्ड सेक्ट का युवा सेक्ट मास्टर। सेक्ट में सर्वश्रेष्ठ सॉवरेन दिव्य शरीर एज्योर लोटस स्वॉर्ड दिव्य शरीर की साधना की जो सॉवरेन दिव्य निकायों की 99 रैंकिंग में से 49वें स्थान पर है। उपलब्धि 3 शिखर 9वीं श्रेणी सॉवरेन का सामना करना और पराजित नहीं होना। अकेले 3 से लड़ना और पराजित नहीं होना दुर्जय। ध्रुवांत आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया था कि केशवेंद्र विजयी हुआ, बस अकेले अपराजित रहना ही साबित कर सकता था कि वह कितना शक्तिशाली था और पूरी तरह से 5वीं रैंकिंग का हकदार था। ध्रुवांत ने आह भरी जब उसने उन शब्दों को देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। रैंक 4 रोहित नंद। शिखर 9वीं श्रेणी सॉवरेन में शिया साम्राज्य का क्राउन प्रिंस। स्वर्गीय राजा दिव्य शरीर की साधना की जो 45वें स्थान पर था। उपलब्धि कहा जाता है कि एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन के बराबर लड़ने की क्षमता रखता है। स्वर्गीय राजा दिव्य शरीर। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह सॉवरेन दिव्य शरीर निश्चित रूप से 9 अशुभ पशु शरीर से अधिक शक्तिशाली था जिसे अवनीश ने विकसित किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह शिया साम्राज्य का क्राउन प्रिंस क्यों था। इसके अलावा भले ही उसकी उपलब्धि स्पष्ट नहीं थी, सिर्फ उसके एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन के बराबर होने के शब्द ही काफी थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में जब वे एक दूसरे का सामना करेंगे तो उसे सतर्क रहना होगा। रैंक 3 गरुड़। राक्षसी संत महल का पवित्र पुत्र एक गैर रैंक वाले रहस्यमय सॉवरेन दिव्य शरीर की साधना की जो अत्यंत शक्तिशाली है। 1 साल पहले एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन एल्डर का पीछा किया और गद्दार को मार डाला। उसने सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन क्षेत्र में कदम रखा है। मूल्यांकन अथाह। ध्रुवांत ने उन शब्दों को देखा लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं हटाईं। यह गरुड़ वास्तव में शिखर 9वीं श्रेणी सॉवरेन में साधना के साथ एक सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन क्षेत्र को मारने में सक्षम होने के लिए क्रूर था। अब जब उसने सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन क्षेत्र में भी कदम रखा था तो उसे अर्थ सॉवरेन क्षेत्र के नीचे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़ा होना चाहिए। यह वास्तव में एक परेशानी भरा प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि ध्रुवांत डरा नहीं था, इसके विपरीत उसकी आंखें लपटों से जल रही थीं। एक विशेषज्ञ के मार्ग के लिए शुरू से ही बिना किसी डर के आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इस बार तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो, ध्रुवांत ने उन शब्दों को एक तेज निगाह से छुआ। एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसने अपने लड़ने के इरादे को दबा दिया, इससे पहले कि उसने अपने दिल में घनी उत्सुकता के साथ 2 अन्य सूचनाओं को देखा।
वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि गरुड़ जैसे किसी व्यक्ति से ऊपर कौन स्थान पा सकता है। एपिसोड 1105 किंवदंती। चर्मपत्र पर प्रकाश लगातार झिलमिलाता रहा और ध्रुवांत की आंखों के सामने एक बार फिर शब्द प्रकट हुए। रैंक 2 सुहासिनी। शिखर 9वीं श्रेणी सॉवरेन मिरियड इंसेक्ट एंसेस्टर की प्रत्यक्ष शिष्या, एक कीट मास्टर। हालांकि वह जानकारी सामान्य थी, ध्रुवांत का दिल उसे देखकर कांप गया। दूसरा रैंकर वास्तव में एक कीट मास्टर है। महान हजार दुनिया में साधना में हजारों रास्ते थे। कोई भी दावा नहीं कर सकता था कि कौन सबसे मजबूत था और शिखर पर व्यावहारिक रूप से कोई भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़ा हो सकता था। ध्रुवांत को अभी भी याद था कि अतीत में उसने उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में एक कीट मास्टर के शव का सामना किया था और एक कीट बांसुरी भी प्राप्त की थी, जिसने उस समय उसकी बहुत मदद की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ साल बाद वह एक वास्तविक कीट मास्टर का सामना कर सकता है। कहा जाता है कि कीट मास्टर शक्तिशाली आध्यात्मिक कीड़ों को पालने में सक्षम होते हैं, जिनमें से हर एक अत्यंत क्रूर होता है। कुछ ऐसे भी थे जो अर्थ सॉवरेन के बराबर हो सकते थे। कीट मास्टर लड़ने के लिए आध्यात्मिक कीड़ों पर निर्भर थे और कीड़ों की अनगिनत किस्में थीं, जिससे किसी के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि कीट मास्टरों की संख्या अत्यंत सीमित थी। इसे एक रहस्यमय मार्ग माना जा सकता है। यह पहली बार था जब ध्रुवांत ने कीट मास्टर के बारे में कुछ देखा था, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति मिरियड इंसेक्ट एंसेस्टर का प्रत्यक्ष शिष्य है, ध्रुवांत ने 3 शब्दों पर नजर डाली और उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। उत्तरी क्षेत्र में भी वह नाम गूंजता था। डालुओ महाद्वीप में एक किंवदंती जिसे डालुओ महाद्वीप में अर्थ सॉवरेन के बीच खाद्य श्रृंखला के शीर्ष के आसपास माना जा सकता है। सबसे भयानक तथ्य यह था कि मिरियड इंसेक्ट एंसेस्टर ने एक दिव्य कीट पाला था जो अत्यंत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि ग्रेटर अर्थ सॉवरेन से लड़ने में भी सक्षम था, और यहाँ तक कि डालुओ महाद्वीप में अन्य शीर्षस्तरीय ताकतों के शासक भी उससे डरते थे। आखिरकार उससे लड़ना 2 ग्रेटर अर्थ सॉवरेन से लड़ने के बराबर होगा। मिरियड इंसेक्ट एंसेस्टर अपनी ताकत के साथ अपनी खुद की ताकत स्थापित करने के योग्य था, लेकिन वह अकेला रहा और उसने केवल कुछ शिष्यों को लिया और जैसा दिख रहा है, यह सुहासिनी उसके शिष्यों में सबसे अच्छी लगती थी। हालांकि सुहासिनी के पास उसका समर्थन करने के लिए कोई ताकत नहीं थी, मिरियड इंसेक्ट एंसेस्टर अकेला ही पर्याप्त था। वास्तव में इन रैंकरों में से कोई भी धक्का मुक्की नहीं है, ध्रुवांत ने आह भरी जब उसने सुहासिनी को एक उच्च दृष्टिकोण पर रखा। कोई भी जो मिरियड इंसेक्ट एंसेस्टर का शिष्य बन सकता है, वह सामान्य कैसे हो सकता है? तो पहला रैंकर कौन है? सुहासिनी जैसा कोई भी केवल दूसरे स्थान पर था, जिससे ध्रुवांत पहले के प्रति और भी उत्सुक हो गया। उसने अपनी आंखें सबसे नीचे के शब्दों की ओर स्थानांतरित की। रैंक 1 अग्निश। सिद्ध 9वीं श्रेणी सॉवरेन क्षेत्र में अग्नि आध्यात्मिक वंश का युवा संरक्षक। दिव्य रोशनी दिव्य शरीर की साधना की जो 34वें स्थान पर है, जो अग्नि आध्यात्मिक वंश में शीर्षस्तरीय सॉवरेन दिव्य शरीरों में से एक है। वर्षों तक डालुओ महाद्वीप में घूमा और अपराजित होने का रिकॉर्ड रखा। ध्रुवांत ने उन शब्दों को लंबे समय तक देखा, इससे पहले कि उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गहरी सांस ली।
उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पहला रैंकर अग्नि आध्यात्मिक वंश का युवा संरक्षक होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली क्यों था। अग्नि आध्यात्मिक वंश महान हजार दुनिया में शक्तिशाली वंशों में से एक था, जिसकी गहरी नींद थी और विशेषज्ञ आकाश में बादलों जितने थे, जो डालुओ महाद्वीप में किसी भी शीर्षस्तरीय ताकत से अधिक थे। दिव्य रोशनी, दिव्य शरीर। ध्रुवांत ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। यह शायद उच्चतम रैंकिंग वाला सॉवरेन दिव्य शरीर था जिसे उसने देखा था। उसके चौंकाने वाले अनुमान के अनुसार, यदि महान सौर अविनाशी शरीर को सॉवरेन दिव्य निकायों की 99 रैंकिंग में स्थान दिया गया होता, तो इसे 30 के दशक में भी स्थान दिया जा सकता था, जो लगभग दिव्य रोशनी दिव्य शरीर के बराबर था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि आध्यात्मिक वंश का युवा संरक्षक डालुओ महाद्वीप में घूम रहा होगा और प्रशिक्षण ले रहा होगा। कालिका ने भी आह भरी। अग्नि आध्यात्मिक वंश का अग्निश, निर्मला ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से पूछा, तुम उसे जानते हो? उसकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत थोड़ा चौंक गया। निर्मला ने अपने होंठ एक तरफ कर लिए जब उसने जारी रखा, अग्नि आध्यात्मिक वंश हिम आध्यात्मिक वंश का कट्टर दुश्मन है, जिससे मेरी जरीना संबंधित हैं। इसलिए मैं उसके बारे में कुछ बातें जानती हूँ। लेकिन सटीक रूप से कहें तो अग्निश केवल युवा संरक्षक होने के उम्मीदवारों में से एक है, सच्चा नहीं। वह शायद अर्थ सॉवरेन क्षेत्र में टूटने की कोशिश कर रहा है ताकि वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए कबीले में लौट सके। ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यह अफवाह थी कि मार्शल क्षेत्र के निशानी पूर्वज की 2 पत्नियां थीं, निर्मला की मां, जो वह दिव्य सुंदरी थी जिसका उन्होंने पहले सामना किया था। दूसरी हिम आध्यात्मिक वंश की संरक्षक थी, जरीना, जिसके बारे में निर्मला ने बात की थी। अग्नि आध्यात्मिक वंश काफी सक्षम है, लेकिन बस इतना ही। उस समय उन्होंने रोशनी देव के साथ एक शर्त में अपनी दिव्य रोशनी खो दी थी। यहाँ तक कि उनके सोए हुए पूर्वज भी रोशनी देव को इसे प्राप्त करने से नहीं रोक सके, निर्मला बोली। उसकी परिस्थितियों के कारण उसे अग्नि आध्यात्मिक वंश के बारे में बहुत अनुकूल राय नहीं थी। तुम अंतहीन अग्नि क्षेत्र के रोशनी देव ध्रुव शौर्य के बारे में बात कर रहे हो? ध्रुवांत का दिल कांप गया। ध्रुविका, जिससे वह पहले ड्रैगन फीनिक्स हेवन में मिला था, रोशनी देव की बेटी लगती थी। हाँ, निर्मला ने अपना सिर हिलाया और ऊंचे हौसले से जारी रखा, वह रोशनी देव वास्तव में दुर्जेय है, यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी उसे अथाह के रूप में मूल्यांकित किया। वे पहले लड़े थे? ध्रुवांत ने उत्सुकता से पूछा। निशानी पूर्वज और रोशनी देव महान हजार दुनिया में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित व्यक्ति थे। वे दोनों निचले विमानों से आए थे, लेकिन उनकी उपलब्धियों ने महान हजार दुनिया के स्वर्गीय सम्राटों को शर्मिंदा कर दिया था। उसी समय इस संबंध में एक रहस्य था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। निर्मला ने अपने कंधे उचका दिए। मैं कभी कभी अपने पिता से उसके बारे में सुनती हूँ। उन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन उनमें से कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। इसके अलावा हमारा मार्शल क्षेत्र महान हजार दुनिया के चरम दक्षिण में स्थित है, जबकि अंतहीन अग्नि क्षेत्र चरम उत्तर में है। चूंकि वे दोनों स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, मेरे पिता और रोशनी देव अपने क्षेत्रों को इतनी लापरवाही से नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनके पास मुकाबला करने के कई मौके नहीं हैं। क्या? ध्रुवांत ने संदेह में पूछा। निर्मला ने ध्रुवांत पर एक नजर डाली और उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे फिंड दलों के क्षेत्रों की सीमाएं हैं।
ध्रुवांत का दिल कांप गया। इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि निशानी पूर्वज और रोशनी देव ने महान हजार दुनिया के केंद्र में अपना पैर जमाने का फैसला क्यों नहीं किया, बल्कि इतनी दूर की जगहों पर, तो उनका इरादा फिंड दलों के आक्रमण को रोकने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करने का था। जिस निचले विमान से मेरे पिता आए थे, उस पर अतीत में फिंड दलों ने आक्रमण किया था। मेरे पिता की मदद करने के लिए जरीना ने खुद को प्रज्वलित किया, जिससे मेरे पिता फिंड दलों को हरा सके। महान हजार दुनिया में आने के बाद उन्होंने उस निचले विमान को मार्शल क्षेत्र की स्थापना के लिए नींव के रूप में इस्तेमाल किया था। उसी समय निचले विमान की रक्षा करते हुए वह फिंड दलों के आक्रमण को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार फिंड दलों और महान हजार दुनिया के बीच एक बाधा स्थापित कर रहे हैं, निर्मला ने समझाया। वरिष्ठ निशानी पूर्वज वास्तव में दुर्जय हैं। ध्रुवांत आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने निशानी पूर्वज के बारे में कुछ जानकारी सुनी थी, लेकिन यह उतनी विस्तृत नहीं थी जितनी निर्मला से आई थी, जिसने उसके दिल को और भी हिला दिया था। फिंड दलों के साथ लड़ाई कुछ ऐसी थी जिसमें महान हजार दुनिया को संरक्षित करने के लिए अनगिनत युद्ध और बलिदान किए गए थे। हालांकि निशानी पूर्वज निचले विमान में रहते हुए फिंड दलों को हरा सकता था और निचले विमान की बेड़ियों को तोड़ सकता था, इस प्रकार महान हजार दुनिया में पहुंच गया। उसकी उपलब्धियों को पौराणिक माना जा सकता है। यह निश्चित है, निर्मला ने गर्व से घोषित किया। वह भी अपने पिता के लिए पूरी श्रद्धा में थी। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया। ऐसे पिता के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि निर्मला गर्व से भरी क्यों थी। जिस कारण से वह महान हजार दुनिया में शांति से साधना कर सकता था, वह भी निशानी पूर्वज और रोशनी देव जैसे लोगों के कारण था जो महान हजार दुनिया की सीमाओं की देखरेख कर रहे थे, उन फिंड दलों को अपनी नजर में रखते हुए। सिर्फ यह अकेले ही ध्रुवांत को उनके प्रति सम्मान महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा निर्मला द्वारा उसे दी गई जानकारी से ध्रुवांत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि महान हजार दुनिया में शीर्षस्तरीय अस्तित्वों को एक शक्तिशाली बाधा बनानी चाहिए थी, निशानी पूर्वज और रोशनी देव की त्वचा। हालांकि जानकारी के वे टुकड़े इतने गुप्त थे कि सामान्य विशेषज्ञ उन्हें नहीं जान सकते थे। यहाँ तक कि ध्रुवांत के पास भी वह योग्यता नहीं थी। लेकिन उसका मानना था कि एक दिन वह उस परत के संपर्क में आ सकेगा। हालांकि उसे अभी भी समय चाहिए। ध्रुवांत ने एक गहरी सांस ली और अपने लहरदार मन को दबा दिया, इससे पहले कि उसने चर्मपत्र को पकड़ लिया। यदि वह एक शिखर विशेषज्ञ के मार्ग पर चलना चाहता था, तो उसे किसी भी चीज की परवाह किए बिना महान सौर अविनाशी शरीर के लिए विकास विधि प्राप्त करनी थी। खुरदुरे चर्मपत्र को सहलाते हुए उसने डालुओ महाद्वीप के उन उच्च रैंकरों को देखा और धीरे से उन शब्दों पर अपनी उंगली थपथ पाई। एक विशेषज्ञ के मार्ग के लिए प्रतिस्पर्धियों पर कदम रखने की आवश्यकता थी। उसने अतीत में सामना की गई सभी बाधाओं को बिना पराजित हुए पार किया था। इस बार यह भी वैसा ही होगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ध्रुवांत की आंखों की गहराई लड़ने के इरादे से जल उठी। दूसरों को देखने दो कि क्या उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र, उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी और डालुओ क्षेत्र से आया मेरे जैसा छोटा पात्र आप लोगों से लड़ने की योग्यता रखता है। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।